अब ब्लू इकोनॉमी एक बहुत ही वसी मौजू है, ज़ाहिर है इसमें फ़िशिंग है, इसमें शिपिंग है, इसमें शिप ब्रेकिंग है, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें मैंग्रोव्स हैं और भी बहुत कुछ इसमें बीच टूरिज़म जैसा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। तो आपकी मिनिस्ट्री और ये हुकूमत कैसा साहब इसके फ़रोग के लिए और इससे पूरा फ़ायदा उठाने के लिए क्या क्या इकदाम उठा रही है? मैं आपको पता है कि बैरी अमूर का जो मैरी टाइम अफेयर है उसका मिनिस्टर हूँ, और आपने दुरुस्त कहा जो अपने तजरिए में कहा कि मैरी टाइम में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। दुनिया में इस वक्त जो जीडीपी का ना दुनिया का 8% मैरी टाइम का शेयर है, और हमारे यहाँ 1% भी नहीं हिस्सा इसका। तो हमारे यहाँ डीप सी पोर्ट्स हैं, गवादर पोर्ट है, ये अपना केपीटी है और पोर्ट कासम है, और फिर मैरी टाइम में सी फूड का सारा मछलियों का फिशरीज़ का मामला है, और फिर हमारे यहाँ ये जो शिप ब्रेकिंग या रिसाइकलिंग उसको कहते हैं वो है। हम बड़े पैमाने पे इस पर तवज्जो कर रहे हैं कि इसको आगे किस तरह बढ़ाएं। मसलन मैं आपको कह रहा हूँ कि एक ही सिर्फ मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि केपीटी जो कि कराची का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है, उसमें काफ़ी वहाँ ज़मीनें भी हैं, और एक कराची जब 1884 में केपीटी की ये बंदरगाह हुई, और 2023 में जब मैंने आके देखा जो क्लोजिंग हुई 2023 की, तो मैंने ये देखा कि सिर्फ 2 अरब रुपए इस केपीटी से बॉटम लाइन या प्रॉफिट किया गया है। बिज़नेस हो रहा है, लेकिन वो ज़्यादातर उसके लेबर्स के ख़र्चे हैं, दूसरे रिकरिंग ख़र्चे हैं, और आमदन जो रेवेन्यू है ना उसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा, ताकि अगर कोई आमदन हमारी बढ़ेगी तो हम और उसकी नई इन्वेस्टमेंट पे लगाएंगे। अब 2024 में वो 2 अरब से बढ़कर 10 अरब हो गया, और मैं उसमें देख रहा हूँ कि 50 अरब का पोटेंशियल है। हम वहाँ पे सारी मैनेजमेंट चेंज कर रहे हैं, नए हम वहाँ पे चेयरमैन को भी आज ही हमने सबरी भेजी है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, उनको मुख्तलिफ बेहतरीन चॉइसेस हैं ताकि वो इन पोर्ट्स को, क्योंकि ये केपीटी जो है वो एक ट्रस्ट है जो 1884 में बना, और इसमें बोर्ड जो होते हैं और चेयरमैन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है उनकी, जिन्होंने हमारी पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है। अब खुशकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त हमारे इर्द गिर्द की पोर्टें बहुत मसरूफ़ हो गई हैं, और पूरी दुनिया हमारी पोर्ट्स की तरफ देख रही है, ललचाई हुई नज़रों से देख रही है। आज मैंने एक मीटिंग की है, मक्स लाइन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन है, उन्होंने $2 अरब का पिछले दिनों हमसे MOU साइन किया, जिसमें वो ये चाह रहे हैं कि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारे रोड्स इस वक्त हमारी पोर्ट से, क्योंकि हमारा अपना जो बिज़नेस है वो तो है, पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सारा बिज़नेस तो केपीटी से या पोर्ट कासम से ज़्यादातर होता है, थोड़ा सा नॉमिनल सा बिज़नेस गवादर पोर्ट से है। तो ये पोर्टों में हमारा अपना बिज़नेस तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हैंडल हो रहा है, लेकिन ट्रांसशिपमेंट का जो बहुत बड़ा पोटेंशियल है वो हैंडल नहीं हो रहा। इर्द गिर्द की पोर्टें मसरूफ़ हो गई हैं, वहाँ पे उनकी कैपेसिटी यूटिलाइज हुई है। हमारे यहाँ इस पोर्ट में केपीटी में मसलन SAPT जो टर्मिनल है उसमें को 3.1 मिलियन कंटेनर की गुंजाइश है, और हम तकरीबन 1.25 मिलियन कंटेनर उसको हैंडल कर रहे हैं। एडिशनल आजकल दुनिया में नए जहाज़, बड़े बड़े जहाज़ शुरू हो गए हैं। ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की और हमारी पोर्ट्स की कि बड़े जहाज़ इससे पहले आम तौर पे नहीं होते थे, इस्तेमाल नहीं होते थे, मतलब 5-7 हज़ार कंटेनर का जहाज़ आता था, तो आजकल दुनिया में 18 से 20 हज़ार कंटेनर का जहाज़ आना शुरू हो गया है। उससे फ़ायदा ये हुआ है कि ये जो डीप सी हमारी पोर्ट्स हैं इसमें मदर वेसल आएंगे, और यहाँ से हम ट्रांसशिपमेंट के लिए दुनिया की दूसरी पोर्ट्स पे भी अपने फीडर वेसल के ज़रिए भी भेज सकेंगे, और सेंट्रल एशिया में हम जो माल उनको चाहिए, 6-7 जो ममालिक सेंट्रल एशिया के हैं वो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, उनके पास पोर्ट्स अपनी नहीं हैं। अभी उनके यहाँ माल जाता है या तो ईरान के थ्रू जाता है जो बंदर अब्बास पोर्ट से, और या फिर रशिया से ट्रांसपोर्ट होता है। अब उनके यहाँ गुंजाइश कम हो गई है, हमारे पास गुंजाइश है, तो ये अल्लाह ताला का एक नेमत है और इनाम है कि हमें ये पोर्ट्स पे हम इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और बहुत बेहतर बिज़नेस की हम तवक्को कर रहे हैं। आपको चंद महीनों में ही उसका अंदाज़ा होगा
कि हम बहुत ज़्यादा जो नेगोशिएट कर रहे हैं उससे ये कैपेसिटी हमारी जो यूटिलाइज होगी, जो हमारे पास अवेलेबल है, और सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। मैंने 2 दिनों में 2 मीटिंग्स की। आज मैंने आपसे जिक्र किया कि मार्क्स लाइन से मीटिंग की जी। परसों मैंने KPT में, कराची में था, तो KPT में MSC जो दुनिया की बहुत बड़ी शिपिंग, सबसे बड़ी शिपिंग लाइन है, उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया है ये सारे पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में। वो कहते हैं आपके पास तो रोड्स ही नहीं है जो माल जा सके सेंट्रल एशिया तक, ना ही कराची से गुजरने के लिए ओवरहेड ब्रिज है कि हम कराची को, क्योंकि शहर से गुजरता है माल। सिर्फ इस वक्त कराची पोर्ट से रात के 7-8 घंटे, रात को 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक माल निकलता है, जो अप कंट्री जाना होता है या कराची से हट के जाता है। तो उसके लिए हमें, वो कहते हैं हम आपको पैसे देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी, और उसमें उनका हम हिस्सा करेंगे। हम MOU साइन किया है उनसे और नेगोशिएट कर रहे हैं। उनका 12 नवंबर को उनका एक बहुत बड़ा वफद मिनिस्टर उनके तशरीफ़ ला रहे हैं यहाँ, उनसे हम फाइनलाइज करेंगे इन बातों पे, जो हम जाके कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। सही। इसके अलावा रशिया, अभी जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें रशिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी आए हुए थे। तो वो, हालांकि सेंट्रल एशिया तो रशिया का एक वक्त में ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था, अभी वहाँ से क्योंकि वार भी हो रही है और उनके यहाँ पोर्ट्स में भी बहुत अरसा पोर्ट्स उनकी बंद होती हैं, वो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं नवंबर में ही जा रहा हूँ। रशिया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने मुझे इनवाइट किया कि वो अपने प्रोडक्ट भी हमारी पोर्टों से भेजना चाह रहे हैं। अच्छा। तो हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। हमारा अपना तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो तो ठीक है, हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। अभी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने एक वक्त हमारे साथ डिस्कस किया कि जो पाम ऑयल जितना भी जाता है वो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ में हमारे थ्रू भेजना चाहते हैं इंपोर्ट से। तो उसके बाद IMO के सेक्रेटरी जनरल पहली बार पाकिस्तान में आए, इससे पहले कभी IMO के सेक्रेटरी जनरल नहीं आए, क्योंकि उनके कोई हांगकांग कन्वेंशंस हैं जो हमने जिसको अमल करना है, जिससे हमारी और कैपेसिटी बढ़ेगी, और ख़ास तौर पे ग्रीन जो एनर्जी है उसका हम फ़रोग़ दे रहे हैं। और हमारे यहाँ जो शिप ब्रेकिंग, एक वक्त में गडानी में बहुत बड़ा शिप ब्रेकिंग का हमारा दुनिया का एक सेंटर था, अब वो नए सिरे से, वो कहते हैं ग्रीन एनर्जी के साथ, वो खुद गए गडानी एक जहाज़ पे, जो IMO को सेक्रेटरी जनरल जो बहुत अहम होते हैं और जो पाकिस्तान को ट्रेड में और इसमें और हमें मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ में फ़ायदा दे सकते हैं, वो मैं खुद उनके साथ गडानी में एक जहाज़ में जो जहाँ वो तोड़ने वाले थे वो जाके देखे। और इन तमाम मामला से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा अगर हिस्सा GDP में 1% है और दुनिया में ब्लू इकानमी जो है वो 8% है, तो हम इसको अपने हिस्से को बढ़ा के 50-100% अगले चंद सालों में बढ़ाएंगे। तो कैसे साहब, कार्गो की मद में जो हम इस वक्त सालाना डॉलर्स की सूरत में 7 से 9 अरब डॉलर्स पे कर रहे हैं, चूंकि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए गैर मुल्की कार्गो की ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास अपने जहाज़ उतनी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है, तो ये कैपेसिटी हम कितनी बढ़ा सकते हैं 6 महीने या साल में कि हम अपने इस अमाउंट को कम कर सकें? हमारा PNSC जब से नेशनलाइज हुआ, ये एक वक्त था 70s में, आप ही ने जिक्र किया कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत से जहाज़ थे जिसके ऊपर पाकिस्तान के गुड्स आते थे। इस वक्त सिर्फ हमारे पास कोई 12 जहाज़ हैं, जिसमें से 8-9 जो है वो लिक्विड कार्गो ले जा सकते हैं और 3 के करीब हमारे जो है कंटेनर वेसल हैं। अब बांग्लादेश में 72 वेसल्स हैं। हम एक तो प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ के हमने 18-19% IMF के कहने से हमारे यहाँ सेल टैक्स है। अगर कोई जहाज़ ख़रीदना भी चाहे प्राइवेट सेक्टर में, तो वो पाकिस्तान की निस्बत उसकी ख्वाहिश होती है कि दुबई में जाके वो जहाज़ ख़रीदे। यहाँ किसी पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर में एक जहाज़ भी नहीं है। अच्छा, हम तब कार्गो, ये कोई इतना आसान नहीं है जो आप बता रहे हैं ना, कार्गो का बिल्कुल हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो सैकड़ों जहाज़ हमें चाहिए ना। हमारे पास तो कुल अभी 2-3 जहाज़ हम और ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। PNSC वाले, PNSC में नया बोर्ड आया है और हमने नई मैनेजमेंट में लाए हैं, और उसके शेयर्स आप अंदाज़ा कीजिए कि वो नई मैनेजमेंट का इतना अच्छा असर हुआ है कि चंद पिछले हफ्तों में 40% PNSC की शेयर वैल्यू, मार्केट की वैल्यू उसकी बढ़ गई है, ताकि लोगों को ये अंदाज़ा है कि ये जो नई मैनेजमेंट आई है ये बड़ा शफाफ तरीके से काम होगा। और 89% शेयर जो है हुकूमत के पास हैं,
11% शेयर सिर्फ मार्केट में है, तो ये शेयर 40% उसका रेट सिर्फ इस वजह से बढ़ा है कि जो लोग आए हैं वो लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान नोन है, प्राइवेट सेक्टर के हैं, वो जानते हैं कि बिज़नेस किस तरह है, और इसीलिए हम लोगों का कॉन्फिडेंस हासिल कर रहे हैं और बेहतरी हो रही है। दर्जा बदर्जा मैंने आपको जिक्र किया कि क्या है। हमारे जो जहाज़ है ना इतना आसान नहीं है, हमें तो कैसे सब मुश्किलात क्या है? प्राइवेट सेक्टर अगर इसमें आके इन्वेस्ट भी करना चाहे और अगर दर्जनों जहाज प्राइवेट सेक्टर के पास हों तो जाहिर है हम ये अपना जो कार्गो की मद में अरबों डॉलर्स हम बचा सकते हैं। हम देखते हैं इंडिया में 2000 उनके पास जहाज मौजूद हैं और हमारे पास तो ये 12 कोई भी तादाद नहीं है उनके आगे। तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए इसमें मुश्किलात क्या है? हुकूमत क्यों इंसेंटिवाइज नहीं करती प्राइवेट सेक्टर को इसमें? जी, असल में हमें हमारे मुल्क को जाना पड़ा ना IMF के प्रोग्राम में। अब IMF ने सेल टैक्स आयद कर दिया है कि अगर कोई भी जहाज़ ख़रीदेगा तो उसको 18% सेल टैक्स होगा जहाज़। अभी वही जहाज़ अगर वही हमारा ही कोई प्राइवेट सेक्टर वाला दुबई में जाके ख़रीदेगा तो उसके ऊपर तो 18। ये तो मूव करने वाली चीज़ है ना, ये ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ इस्तेमाल होनी हो। वो जहाज़ दुबई से यहाँ आएगा या हमारा अपना जहाज़ होगा, बात तो यही है। तो आपने भी अगर जहाज़ ख़रीदना होगा और यहाँ अगर 18% सेल टैक्स होगा और वहाँ 0 होगा तो कोई भी आप भी नहीं खरीदोगे ना, आप जाके दुबई में ख़रीद लोगे और पैसा भी आपने लगाना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि IMF से इसकी बातचीत करें। मौजूदा हालात में इतना आसान नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें आए। हाँ, अलबत्ता क्योंकि कोई अशोर भी उसको कराना पड़ेगा कि कोई कार्गो हम देंगे, लेकिन इस तरफ हमारी तवज्जो है और PNSE नए जहाज़ ख़रीद रही है। 3 नए जहाज़ों के लिए हमने कोई टेंडर भी फ्लोट किए हुए हैं और वो ले रहे हैं, लेकिन ये महदूद मकदार में होंगे। हमें बहुत सैकड़ों जहाज़ों की ज़रूरत है। आपने दुरुस्त कहा, वो हम ग्रेजुअली इतने फ़ंड क्रिएट कर रहे हैं। PN बड़ा महंगा है। आज नया जहाज़ ख़रीदने जाओ तो 3 साल बाद जहाज़ मिलता है। दुनिया में फ्रेट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, हमें पुराने जहाज़ ख़रीदने पड़ेंगे और पुराने जहाज़ जो हैं वो ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते। और IMO क्योंकि पुराने हैं, हमारे जितने भी PNSE के अभी भी मौजूदा जहाज़ हैं वो 20 साल पुराने हैं और चंद सालों के वो बिल्कुल वो इस्तेमाल में नहीं रहेंगे क्योंकि उनमें ग्रीन एनर्जी यूज़ नहीं हो रही। जो हम पेट्रोलियम उसका यूज़ कर रहे हैं, जो उसका ईंधन, वो ग्रीन नहीं है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन पे कन्वर्ट हो। ग्रेजुअली होगा काम, हम उसकी तरफ तवज्जो कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फौरी तौर पे पूरे का पूरा जो डॉलर हम $4-5 बिलियन फ्रेट की मद में दे रहे हैं, उसमें से कुछ न कुछ बेनिफिट ज़रूर लेंगे। लेकिन इस वक्त तो हमारा टोटल फ्रेट में 10% भी PNSE का शेयर नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।